मध्यकालीन इतिहास आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक तो हम आप लोगों को मध्यकाल में कई राज्य के इतिहास बता रहे थे। आज जो है वो विदेशी आक्रमण, और वो भी मुस्लिम आक्रमण भारत में। ये देखिए मध्यकाल इतिहास है। विदेशी आक्रमण पहले भी हो चुका है। तो पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था भारत में? अगर ये क्वेश्चन मतलब जानकारी लेना हो तो विदेश आक्रमण हुआ। भारत एक राज्य था उस समय, ठीक है, प्राचीन काल से मध्यकाल या आधुनिक काल तक। लेकिन किसी ने आक्रमण किया भारत पर, तो क्या पहले किसने किया होगा? अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना कि भारत पर कौन विदेशी था जिसने पहला आक्रमण किया, तो आप लोग क्या कहेंगे? नहीं मानो? भारत अपना देश है, था, प्राचीन काल था, ठीक है। उसके ऊपर किसी ने आक्रमण किया, पहला आया विदेशी, उस पर आक्रमण किया। तो किसने किया? पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था भारत? मोहम्मद बिन कासिम ने पहला विदेशी आक्रमण। ईरानियों ने किया था। ईरान या पारसी का आक्रमण, पहला आक्रमण पारसी का आक्रमण हुआ था आज के लगभग 500 ईसा पूर्व में। ये जो हम देख रहे हैं ये विदेशी मुस्लिम आक्रमण है। जो आपने उत्तर दिया है वो पहला मुस्लिम आक्रमण था, मोहम्मद बिन कासिम। वो भारत में आक्रमण करता है, वो विदेशी आक्रमण, ठीक है। ये मध्यकालीन इतिहास है। इसके पहले भी विदेशी कई बार आक्रमण हो चुके हैं। तो ये पहला मुस्लिम धर्म के, इस्लाम धर्म के जो अनुयायी हैं, उन्होंने भारत में पहला आक्रमण किया। उसका नाम इतिहास में मोहम्मद बिन कासिम, नाम सुना है? मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया भारत में, मोहम्मद बिन कासिम ने। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में पहला ये इस्लाम का आक्रमण हुआ। आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? इसने आक्रमण क्यों किया? उस समय भारत से पश्चिम का व्यापार होता था। ये जो आक्रमण हुआ ये पश्चिमी भारत से हुआ, यानी अरब से। अरब जो कंट्रीज है, अरब में कई देश हैं, अरब से ये आक्रमण होता है, अरब कंट्री से। जी, ये गल्फ कंट्री के ये राजा था, इसने आक्रमण किया। आक्रमण का क्यों किया? ये पहली बार आया भारत के पश्चिम में, इसने आक्रमण किया। तो आक्रमण करने का उद्देश्य ये था कि उस समय व्यापार होता था पश्चिम। देखिए ये पश्चिम है, यहाँ ये आपका अरबियन, देखिए अरबियन सी लिखा हुआ है ना, अरब सागर। यहाँ पर उसने आप क्या कहते हैं, यहीं से व्यापार होता था भारत में। यहाँ पर व्यापार होता है। ये गुजरात है, इसी के बगल में सिंध है। तो
आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था कि व्यापार होता था, व्यापार होता था अरब और भारत के बीच में, समुद्री तट से व्यापार होता था। तो उस समय अरब का जो जहाज था वो पश्चिम में सिंध के डाकुओं ने लूट लिया। तो सिंध के जो डाकू लोग उस समय लूट लिए थे जो व्यापार, मान लीजिए समुद्र से व्यापार जा रहा है तो समुद्र से ही सामान को लूट लिया। तो अरब का एक जहाज व्यापार करते हुए सिंध यानी गुजरात के आसपास क्षेत्र से अपने देश जा रहा था, और ये जब जा रहा था तो इसको लूट लिया गया। तब अरब के जो शासक थे उन्होंने भारत पर यानी उस क्षेत्र पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दी, और भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ। उस आक्रमणकर्ता का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो लिख लीजिए 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किया 712 ईस्वी में सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत पर लिख लिया इसको। क्या चीज? क्या कौन था? हाँ, ऐसे ऐसे समझिए। अरब क्या है? अरब देश नहीं है। अरब के में अरब प्रायद्वीप है, उसमें छोटे छोटे कई देश हैं अरब के। अरब एक गल्फ कंट्रीज है ना, उसमें कई दोस्त है, कई देश है। सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, कुवैत है, ठीक है, कुवैत है, कई देश हैं। आपको देखिए क्या है, बेसिकली कंफ्यूजन नहीं होना है। अरब तो ये उस देश तो बाद में बटे, देश तो बाद में बना। उस समय जो आक्रमण था वो वास्तव में दमिश्क वहाँ की राजधानी थी। दमिश्क का एक राजा था हज्जाज, उसी का ये मंत्री था मोहम्मद बिन कासिम। इसी से कहा गया कि आप जाइए और आक्रमण कर दीजिए। तो इसने भारत में आक्रमण कर दिया। हमने एक चीज को घेरा है ना, क्या घेरा है? कहाँ है? देखिए इन्होंने उत्तर दिया, इन्होंने सही उत्तर दिया। यही तो सुनना चाहते हैं। अब पाकिस्तान है, तो इसका क्या मतलब हुआ? पहले कहाँ था? पहले सिंध इस समय तो कब चला गया? पाकिस्तान कब चला गया? 1947। जब इतिहास पढ़ते हैं ना, क्योंकि पिछले जब पढ़ते हैं चीजें पूर्व हैं, तो आपको ये बैठाना पड़ेगा कि पहले कहाँ है। हम तो लिख रहे हैं सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। सिंध इस समय नहीं है भारत, लेकिन पहले भारत का ही भाग था। तो सिंध प्रांत पर आक्रमण कर दिया। किसने कर दिया? मोहम्मद बिन कासिम। कारण क्या था कि इनके जो जहाज, क्या कारण था, किस कारण आक्रमण किया? इनके व्यापारिक जहाजों को लूट लिया गया था। तो जहां आक्रमण किया वहां भारत का राजा भी था, उसका नाम था, क्या नाम? ताहिर था। लिखिए मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक ताहिर था। जो सिंध का शासक था वो दाहिर था।
ये आक्रमण हुआ, ये युद्ध लड़ा गया, एक मैदान था। इसको लिख लिया आपने? तो ये जो रावण नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जो रावण नामक स्थान पर युद्ध हुआ, मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में। मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर, वो आया और भारत की सीमा पे प्रवेश कर गया। एक अरब का विदेशी व्यक्ति आया और आक्रमण कर दिया, सिंध पर आक्रमण किया। इस युद्ध में दाहिर की पराजय हो गई, दाहिर हार गया, दाहिर की पराजय हो गई। जो भारतीय राजा था, दाहिर की पराजय हुई। यहाँ से बहुत से माल लूट लिए गए। पहले यात्री व्यापार ही होता था। इस युद्ध के बाद क्या हुआ, उनका जो माल लूटा गया था उसके बदले में बहुत सा माल यहाँ से लूट कर जो अरब के जो लुटेरे थे वो लेके चले गए। भारत से कई चीज लेके चले गए। इतना लिख दिया है, थोड़ा जल्दी लिखिएगा। ये अब देखिए, ये शुरुआत होती है। पहली बार कोई इस्लाम धर्म का अनुयायी भारत पर आक्रमण कर देता है, ये वो एंट्री कर लिया। लेकिन उसका उद्देश्य यहाँ पर शासन करना नहीं था, लूटा और वो चला गया। लेकिन प्रभाव पड़ा सऊदी यानी अरब के आक्रमण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, उन लोगों ने भी भारत और अरब में प्रभाव पड़ा। ये हुआ वो यहाँ से जो साहित्य, यहाँ पे बहुत सी चीज़ सीखी। बहुत सी चीज़ क्या सीखी, यहाँ पहले से ही बहुत लोग, आप लोगों ने चूँकि गुप्त काल नहीं पढ़ा है ना, अगर आप गुप्त काल या पहले का काल पढ़ेंगे तो भारत में कई चीज़ की खोज हो चुकी, कई किताबें लिखी गई थी। तो किताबें लिखी गई थी जैसे वह ज्योतिष के बारे में गुप्त काल में एक थे 12 मिहिर, उन्होंने किताब लिखी थी। ठीक है, 12 मिहिर ने किताब लिख चुके थे। आर्यभट्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सब किताबें यहाँ पर थी। पंचतंत्र का भी नाम सुना होगा। तो अरब वाले इतने जानकार साहित्य में नहीं थे। जब उन्होंने आक्रमण तो कर दिया, लेकिन फिर आवागमन हुआ। जब आवागमन हुआ तो इसका प्रभाव पड़ा उनके ऊपर। उन्होंने यहाँ से कुछ सीखा। क्या सीखा, भारत को भी कुछ उन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने भी कुछ, भारत को पहले बताते उन्होंने क्या किया। उन्होंने यहाँ पर एक सिक्का चलवाया, आक्रमण किया, उस क्षेत्र में एक सिक्का चलवा दिया। देखिए, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप पढ़ेंगे इतिहास में। अब यहाँ से शुरुआत होती है कि विदेशी शासक आएगा तो वो कुछ ना कुछ नया करता है। ठीक है, अब वो जिस क्षेत्र में जीत रहा है उस क्षेत्र में एक सिक्का चला जा। अभी पैसा चलता है ना, नोट, इंडियन गवर्नमेंसी चलती है। उसने अपनी गवर्नमेंसी नामक एक सिक्का चलवाया, दिरहम नामक। लिख लीजिए, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से भारत में दिरहम नामक सिक्के का प्रचलन हुआ। दिरहम नामक सिक्के का प्रचलन हुआ। खजूर की खेती की शुरुआत हुई। ऊंट पालन शुरू हुआ। दिरहम नामक सिक्के का प्रचलन हुआ, खजूर की खेती की शुरुआत हुई, ऊंट पालन शुरू हुआ। ये तो उन लोगों ने भारत में आके ये नई चीज शुरुआत कर दी है।
एक कर लगाना शुरू करती है भारत में। सबसे पहले जजिया कर यहीं से शुरू होता है। लिख लीजिए, मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाना शुरू किया। जजिया कर क्या था? गैर मुस्लिम से एक टैक्स वसूलते थे। राजा क्या होता था, अगर गैर मुस्लिम से, हमारी कोई मुस्लिम नहीं था, तो उनसे उन्होंने एक टैक्स लेखा, एक प्रकार का धार्मिक कर था। ये जो है इन्होंने क्या किया, लेना शुरू कर दिया। इसको नोट कर दिया। अब देखिए, इन्होंने तो प्रभाव अपना जमाया, जो किया वो आपको हमने लिखवा दिया। लेकिन भारतीयों से क्या सीखे उन्होंने? भारतीयों से लिख लीजिए, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से अरबों ने साहित्य, चिकित्सा एवं नक्षत्र विज्ञान, साहित्य, चिकित्सा एवं नक्षत्र विज्ञान का ज्ञान प्राप्त। एक किताब लिखी गई थी उस समय 12वीं शताब्दी में। उसी किताब से 12वीं शताब्दी में अरबी भाषा में 12वीं शताब्दी में अरबी भाषा में चचनामा नामक पुस्तक से अरब के आक्रमण का उल्लेख है। बारहवीं शताब्दी में ये किताब लिखी गई थी, चचनामा। इसी किताब से हमारे भारत पर अरब ने, यानी मोहम्मद बिन कासिम के जो आक्रमण है उनके बारे में उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन आता है, चचनामा। उन लोगों ने भी यहाँ के जब साहित्य दर्शन से तो ये परिचित हो गए, यहाँ एक किताब थे, उस किताब का अनुवाद किया पंचतंत्र का। लिख लीजिए, पंचतंत्र का अरबी भाषा में, पंचतंत्र का अरबी भाषा में कालीला व दिवना नाम से अनुवाद किया गया। पंचतंत्र का कालीला व दिमना नाम से
दिम्ना नाम से अनुवाद किया गया। कौन सा? पंचतंत्र का अरबी भाषा में कालीला व, ये पूरा है एक ही साथ, कालीला व दिम्ना, ये आधा माँ है, ये ना है, सॉरी ना है, ये ना है। तो हम जल्दी लिख रहे हैं, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। कालीला व दिम्ना नाम से अनुवाद किया गया। जी, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पूछा गया है कि पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से किया गया था? कालीला व दिम्ना नाम से ये अनुवाद किया गया अरबी भाषा में। लिख दिया आप लोगों ने? ये व्यक्ति का नाम स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं है, इसलिए इतिहास में जो चीज बहुत डाउटफुल होती है तो उसको नहीं दिखाया जाता। मान लीजिए, ठीक है, इसलिए इसको ऐड कर ले। चचनामा, ये चचनामा माना तो जाता है अहमद अली का, लेकिन ये भी बहुत क्लियर नहीं है, इसलिए जैसे डाउटफुल चीजें भी हैं इसमें। ये तो देखिए अरब का आक्रमण हो गया अरबों के द्वारा, ये शुरुआत हुई थी। लेकिन आपको ये चीज देखिए, ध्यान से सुनिए, अरब का आक्रमण हो गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज आप लोग जान लीजिए, उन्होंने आक्रमण तो किया लेकिन यहाँ शासन नहीं किया। वो आए और लूट कर चले गए, यानी यहाँ पे उन्होंने सिक्का तो चला दिया। उन्होंने क्या क्या शुरुआत की? जजिया धर्म लगा दिया, सिक्का भी चला दिया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन शासन नहीं किया अभी। अब भारत में आता है तुर्की आक्रमण, इसके बाद शुरुआत होती है तुर्की आक्रमण। देखिए, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? और पाकिस्तान के पश्चिम में कौन देश है? अफगानिस्तान के पश्चिम में कौन देश है? ईरान। इतना जानना जरूरी है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो वर्ल्ड का मैप होता तो उसमें बता देते, इसमें वो सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान थोड़ा दिख रहा है, अब उतनी दूर नहीं आएंगे, ठीक है। तो तुर्की आक्रमण होता है तो अफगानिस्तान, जो पश्चिमी अफगानिस्तान है, वहाँ पर कई छोटी छोटी जनजातियाँ रहती थी जो उस समय आसपास पे आक्रमण किया करती थी। तो वहीं पर वर्तमान अफगानिस्तान में एक स्थान है गजनी। ये अफगानिस्तान में है गजनी, ठीक है। और इसी गजनी के बाद में नाम से महमूद गजनवी का भी नाम जुड़ा होता है। तो गजनी, यहाँ पे तुर्क जनजाति जो थी वो आक्रमण करते थे। ये लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, इनका काम था लूटपाट करना। तो आप लोग बताइए, लूटपाट क्यों करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करके अपने देश वापस ले जाने के लिए, ताकि मतलब अच्छे से आसपास भी लूटपाट करते थे। मान लीजिए अफगानिस्तान है, ईरान है, पाकिस्तान है, तो वहाँ वो आसपास भी कई जनजाति आपस में भिड़ते थे, लड़ते थे आपस में बहुत ज़्यादा, और लूटपाट करते थे। वो क्यों करते थे? आपने एक चीज़ उत्तर कहा कि ज़्यादा धन, तो वो धन कहाँ से ले जाते थे? जहाँ से लूटपाट करते थे वहाँ से धन ले जाके अपने देश। तो आपस में जैसे वहाँ लड़ कर तो भारत में क्यों आया था? भारत में भी मतलब संपत्ति बहुत ज़्यादा थी ना उस समय। आखिर भारत में उनको आने का क्या कारण था, ये तो हम बताएंगे। आपने जो कहा वो धन लूटना, वास्तव में भारत के लिए वो सही था उनका कि जब भारत में आए, लेकिन आपस में वो घुमक्कर थे, लूटपाट क्यों करते थे? इसका उत्तर कौन देगा? जागरफी किसका सब्जेक्ट है? जागरफी पढ़ा है? सारी चीजें
जलवायु से होती है, भौगोलिक चीजें से होती है। ठीक है, जो आप अफगानिस्तान ईरान का जब मैप देखेंगे ना तो पूरा पहाड़ी एरिया है। ठीक है, हम लोग जहाँ हैं वो समतल मैदान, हम लोग को रहना खाना बहुत आसान, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो वो लोग जो जहाँ जैसे जैसे आप लोगों ने सुना है चंबल में डाकू रहते हैं ना, वहाँ वो पठार रहता है, तो वैसे ही वो जो एरिया था वो ऊबड़ खाबड़ एरिया था, पठारी। जैसे आप देख रहे हैं तो ये जागृति का मैप है, पश्चिम में आप देखेंगे तो वहाँ हिमालय पर्वत के आसपास दक्षिण है, तो वहाँ पे पर्वत पठार बहुत ऊंचा उपजाऊ क्षेत्र नहीं था, तो वहाँ पे जो जनजातियाँ रहती थी एक दूसरे को जो भी पाते थे लूटने की उनकी प्रवृत्ति बनी हुई थी। तो ऐसा लूटपाट वो करते रहते थे, तो वो आपस में तो करते ही थे। तो गजनी में एक शासक जो था उस समय, उसका नाम था अल्पतगीन। तो पहला तुर्की आक्रमण जो अल्पतगीन वो गजनी में शासन कर रहा था, उसकी सीमा भारतीय शासक भारतीय राज से मिल जाती है। और भारत का एक राज्य था जो पश्चिम में अफगानिस्तान की सीमा में काबुल तक था, उसका राज का नाम था हिंदू शाही वंश। हिंदू शाही वंश, यहाँ का राजा जयपाल था। इसकी जो सीमा थी वो इधर गजनी यानी यहाँ काबुल है, काबुल से मिलती थी, ऐसे सीमा मिल रही इसकी, और ये यहाँ पे है पश्चिम में। तो हिंदू शाही वंश का राजा जयपाल था, इसकी राजधानी थी बेहिंद या उद्भानपुर। लिख लीजिए तुर्की आक्रमण है आपका, ये जो शुरुआत हुई तुर्की आक्रमण, तो लिख लीजिए अल्पतगीन पहला तुर्की शासक था जिसके काल में भारत में आक्रमण होता है। अल्पतगीन के पश्चात सुबुक्तगीन शासक बना। इसके काल में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल से युद्ध हुआ। जब ये राजा बना तो इसका युद्ध हो गया जयपाल से, जयपाल पराजित हो गया, मारा नहीं गया, अपने लौट आया। इसका जो राज था वो कश्मीर, जो आप कश्मीर देख रहे हैं, कश्मीर से काबुल तक। लिख लीजिए जयपाल का शासन, जयपाल का साम्राज्य विस्तार, इस तरह लिख लीजिए जयपाल का साम्राज्य विस्तार कश्मीर से काबुल तक था। इसलिए इनकी लड़ाई तुर्कों से तो शुरुआत हो गई। अब ये सुबुक्तगीन मर जाता है, सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है। इसके दो लड़के रहते हैं, बड़ा लड़के का नाम रहता है महमूद गजनवी, और छोटे को वो गद्दी से हटाकर स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। उसको ये जानकारी हो जाती है कि जितना हम यहाँ पर अपने पश्चिम में रहेंगे, अगर हम पूरब की तरफ जाएं भारत की तरफ, तो वहाँ पर फायदा बहुत होगा। उस समय
बहुत ज़्यादा। भारत में उस समय कैसी थी, महमूद गजनवी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। उसके साथ एक दरबारी कवि आया था, कवि ना करके इतिहास लेखक कहिए, कवि ना कहिए उसको। उसका क्या नाम था? अल-बरूनी। नाम सुना है? अल-बरूनी आया था। वो आया, उसने बताया, उसी ने अपनी एक किताब लिखी थी, किताबुल हिंद। ठीक है, पहले हम आपको कहानी बता दे रहे हैं क्योंकि लिखना ना बहुत आसान है। तो उसने किताब लिखी थी, किताबुल हिंद। उस किताब में इसको लिख दिया आपने? जी सर। हम आपको अल-बरूनी पहले बता दें कि जो इतिहास हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये अल-बरूनी की किताब, पुस्तक किताबुल हिंद। हिंद या इसको कहते हैं तहकीके हिंद। तहकीके हिंद, तहकीक मतलब होता है खोज। भारत की खोज नामक इसने एक किताब लिखी। और वो आया भारत में, जब महमूद गजनवी आए थे तो उन्हीं के साथ वो आया। वो आक्रमण करने के लिए नहीं आया था। वो भी देखिए, महमूद गजनवी इतना वो था कि वो अपने साथ इतिहासकार को लेके चलता था। ठीक है, कि मेरा भी, अगर वो नहीं चलता तो ना हम आपको महमूद गजनवी का इतिहास पढ़ाते और ना लिखा जाता और ना हम पढ़ा पाते और ना आप भी जान पाते। तो कहने का ये मतलब है कि उसने लिखवाया अपना इतिहास। तो उसने लिखा, भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक चीज़ें लिखी। उसने लिखवाया कि भारत जो है कई नदियों का देश था, यहाँ संपत्ति बहुत थी, भारत के पास धन बहुत था, दौलत बहुत थी, संपत्ति सोना चांदी बहुत थी। और यहाँ के लोग इतने प्रेमी थे कि अपनी संपत्ति कहाँ रखते थे? सोना चांदी जमीन में, जमीन के अंदर। तब वो कैसे महमूद गजनवी को मिलता? अगर जमीन के अंदर वो कैसे रिसर्च करता है? यही सोना होगा तो कहाँ रखता था? सोना चाहते ही कहाँ रहते थे? मंदिरों में। आप घर में रखते हैं, आप अपना उत्तर मत दीजिए। हम जो 1000 साल पहले का इतिहास पढ़ा रहे हैं उसके बारे में। अभी लॉकर में रखे होंगे सोना चांदी। उस समय लॉकर नहीं था, जो अलमारी है वो नहीं था, विज्ञान इतनी तरक्की नहीं थी। हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं आप वो समझिए। ठीक है, क्या हम कहना चाह रहे हैं कि मंदिर में क्यों रखते थे? मंदिर में रखते थे, कहने का मतलब आस्था थी, भारतीय जो कल्चर थी, भारतीय जो संस्कृति थी, वो क्या था? आस्था थी। इसका ये क्या मतलब है कि मान लीजिए आप अपना सोना मंदिर में रखाइए, तो इसका मतलब ये है दुगना नहीं हो जाएगा। दुगना होने के लिए थोड़ा रखा गया था मंदिर। क्यों रखा गया था आप ही बताइए। समाज कोई चुराएगा नहीं। हाँ, लेकिन इन्होंने बताया इतनी आस्था थी कि लोग एक दूसरे का चोरी नहीं करते थे। मतलब तभी तो रखते होंगे, नहीं तो क्यों रखते? मंदिर कौन रखने जाएगा? मंदिर कोई रखना जाएगा ऊपर नहीं। तो हमारा ये कहने का मतलब था कि उसने लिखा कि संपत्ति थी, तो उस समय मंदिरों में भी रखते थे और भी सब थे। तो उसने सामाजिक, धार्मिक इतिहास के बारे में लिखा। तो वहाँ के जो राजा थे तो उनको बहुत आसान हो गया लूटना। तो महमूद गजनवी ने अपना उद्देश्य बनाया। उसको पता चल चुका था, क्योंकि उसके पहले के जो शासक थे वो भारत से परिचित थे। तो महमूद गजनवी को बहुत आसान हो गया भारत पर आक्रमण करने के लिए। उसने भारत पे कितने आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए। किसने कहा? हेनरी इलियट ने। तो इसको लिख लीजिए, हेनरी इलियट के अनुसार, हेनरी इलियट ये एक विदेशी इतिहासकार हैं, उन्होंने ही कहा था कि 17 बार आक्रमण किए। हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया।
17 बार आक्रमण किया हेनरी इलियट के अनुसार। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण एक 1000 ईस्वी में हुआ। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ। महमूद गजनवी का जो आक्रमण करने का उद्देश्य था, देखिए उस समय की जनजाति थी, उनके पास धन दौलत की बहुत दिक्कत थी, सब ठीक है। तो वो लोग सोना चांदी लूटना चाहते थे और अपने क्या कहते हैं धर्म का भी प्रचार प्रसार करना चाहते थे। वहाँ ये आती कि अपने धर्म के अनुयायी बनाना है, तो उन्होंने अपने आक्रमण का उनका उद्देश्य क्या था। तो महमूद गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य, महमूद गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य धन लूटना एवं मूर्ति तोड़ना, धन लूटना एवं मूर्ति पूजा का विरोध करना। धन लूटना और मूर्ति पूजा के विरोध में था, तो इसका यही उद्देश्य था, इसलिए उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। लिख लिया आप लोगों ने? इसका दूसरा आक्रमण होता है हिंदू शाही वंश के जो राजा थे जयपाल 1001 ईस्वी। 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जयपाल को पराजित किया। जयपाल को इसने पराजित कर दिया। 1001 ईस्वी में आक्रमण किया और जयपाल को पराजित किया। जयपाल को इस पहली बार वो पराजित हो चुका था, फिर जब वो पराजित हुआ तो उसको बहुत ही ज़्यादा समस्या पैदा हुई, उसने आत्महत्या कर ली। देखिए जयपाल ने अपनी पराजय के कारण आत्महत्या कर लिया। जयपाल देखिए इसे 17 आक्रमण सभी नहीं लिखाएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता रहे हैं। ये बहुत था 1004 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान पर आक्रमण किया। उस समय मुल्तान का शासक फतेह दाऊद था।
समय मुल्तान का जो शासक था वो फतेह दाऊद था। अब देखिए 1001 ईस्वी में, फिर 1004 ईस्वी में ये 2 आक्रमण कर दिया। अब इसके बहुत इंपॉर्टेंट नोट नहीं किया क्या? जल्दी से करिए। तो मुल्तान पर आक्रमण, इसने मुल्तान भी जीत लिया, ठीक है। जयपाल की राजधानी क्या थी? बेहिंद या उद्भानपुर, उस पर भी कब्जा इसने कर लिया, ठीक है। चलें अब 1006 ईस्वी में भेरा के निकट महमूद गजनवी ने एक आनंद पाल को पराजित किया। एक 1006 ईस्वी में आनंद पाल जयपाल का ही लड़का था, इसको इसने 1006 ईस्वी में पराजित कर दिया। 1006 में नगरकोट की विजय की। एक 1006 ईस्वी में नगरकोट की विजय की इसने। एक 1012 थानेश्वर की विजय की। इसको हम शॉर्ट में लिखवा रहे हैं। थानेश्वर की मतलब महमूद गजनवी ने विजय की, थानेश्वर की विजय की। 1012 में थानेश्वर की विजय की। ये गुजरात का एरिया था। इसके बाद महमूद गजनवी क्या करता था? भारत में रहकर आक्रमण नहीं करता था। ये आप लोग देखिए, दिमाग में रखिए। वो आया, आक्रमण, कुछ चीजें जीता, तो फिर वो लौट जाता था। कहाँ चला जाता था वो? अपना घर। उसका घर क्या था? कहाँ पे था? गजनी में। गजनी किस प्रदेश में है? इस समय अफगानिस्तान में है। इस समय वो गजनी लौट जाता था। उसको इंडिया में नहीं रहना था, भारत में स्थायी रूप से नहीं। उसका उद्देश्य इसीलिए तो लिखवाया है कि धन लूटना और मूर्ति तोड़ना इसका मुख्य काम था। उसका कोई नहीं था कि वो यहाँ रह के शासन करे, कोई नहीं। वो यहाँ का राजा नहीं, उसको प्रेम वहीं से था, तो वो चला जाता था, फिर आता था। तो 1012 तक जीत गया। 1016 में वो आता है भारत में, उत्तर भारत में फिर आक्रमण करने के लिए। इस बार मथुरा को मंदिरों की नगरी कहा जाता था। तो मथुरा पे 1016 ईस्वी में मथुरा की विजय की। हम शॉर्ट में ही लिखा रहे हैं, आप लिख लीजिए। मथुरा की विजय की। मथुरा में कई मंदिर थे, इसने तोड़ डाले, कई मंदिरों को तोड़ दिया। 1016 ईस्वी में मथुरा की विजय की। 1018 ईस्वी में कन्नौज की विजय हुई। कन्नौज ये प्रतिहार वंश की उस समय राजधानी थी। यहाँ का राजा कौन था? राज्यपाल था। यहाँ का देखिए आ गया। ये हमने प्रतिहार वंश पढ़ाते हुए बताया था आपको। 1018 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया, तो राज्यपाल ने क्या किया? किसी को याद है? जब आया वो आक्रमण करने के लिए, तो राज्यपाल ने क्या किया? उससे युद्ध किया कि भाग गया? भाग गया। युद्ध नहीं, आत्मसमर्पण कर दिया।
और छोड़ दी के चला गया। तो लिख लीजिए, इसको लिख लिया आपने, लिख लीजिए, कन्नौज के शासक राजपाल ने बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया। बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया राज्यपाल को। जब इस बात की जानकारी एक और राजा चंदेल वंश के विद्याधर को पता चली तो उन्होंने इससे बदला लेने के लिए राजाओं का संघ बनाया और राजपाल की हत्या कर दी विद्याधर ने। तो 1018 ईस्वी में, तो जब ये महमूद गजनबी के पास ये सूचना पहुंचती है, उस समय बड़ी देर में सूचना पहुंचती थी, इतना आसान नहीं थी। घोड़े से जाता था राजदूत और राजा को बताता था। तो जब उसको पता चला कि विद्याधर ने भी जो है राज्यपाल की हत्या कर दी, यानी वो हमको चुनौती दे रहा है, तो विद्याधर से भी लड़ाई लड़ने के लिए महमूद गजनबी आता है। वो सबको तो पराजित करता है, लेकिन चंदेल वंश यानी जो बुंदेलखंड में था, हमने लिखवाया है आप लोगों को, उसको वो पराजित नहीं कर पाता, यानी विद्याधर को पूर्ण रूप से पराजय नहीं कर पाता है। तो 1018 को तो कन्नौज की विजय उसने कर ली महमूद गजनबी, लेकिन इतिहास में उसका बहुत महत्वपूर्ण युद्ध होता है, आप सभी लोग जानते होंगे उसको, 1025 ईस्वी में। और ये युद्ध होता है सोमनाथ पर। सोमनाथ कहाँ है? गुजरात में। ये गुजरात पे उस समय वहाँ का राजा कौन था? नहीं, मूलराज द्वितीय, भीम प्रथम। उस समय वहां का राजा, आपने सही कहा, भीम प्रथम ही था। देखिए, एक सेकंड के लिए हमसे भी गलती हो गई थी, लेकिन तुरंत याद आ गया। इसलिए याद आ गया क्योंकि मोहम्मद गौरी ने भी गुजरात की आक्रमण की थी, वहां भी भीम द्वितीय और मूलराज द्वितीय राजा था, लेकिन यहाँ आपने को सही बताया, भीम प्रथम राजा था। तो लिख लीजिए, 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात का शासक भीमदेव प्रथम था। उस समय गुजरात का शासक भीमदेव प्रथम था। यहाँ से महमूद गजनबी को इतना धन मिला, इतना संपत्ति मिली कि उसके घोड़े जो है रास्ते में जा रहे थे तो भार होने के कारण दल में फंस जा रहे थे। तो जब वो लौटा तो कई घोड़े फंस भी गए दलदल में, और ज़्यादातर संपत्ति ले जाके अफगानिस्तान के अपने जो उसका राज था गजनी लेकर वो चला जाता है, और जो राजा है वो इसका कुछ नहीं कर पाते हैं। तो 1025 इसका था, लेकिन रास्ते से जब ये लौट रहा था तो सिंध पड़ता है। जब आप गुजरात के बगल में ही पाकिस्तान का सिंध है, ये देखिए गुजरात है, मैप हमेशा देखा कीजिए, ये गुजरात है, ठीक है। आप इसके पश्चिम में जाएंगे तो पाकिस्तान की सीमा लगेगी, ठीक है। ये कौन सा सागर है? अरब सागर। ये एरिया, ये तो सागर है। आप इस एरिया में कच्छ का रन है, सुना है? कच्छ का रन है, ठीक है। तो उस रन में वो एरिया बहुत दलदली है, उसमें कोई जाएगा तो उसमें फंस जाएगा। तो महमूद गजनबी भी जब जा रहा था तो उसके कई घोड़े फंस गए, और उसी बीच में सिंध में एक जनजाति रहती थी, जाट लोग। तो जाटों ने आक्रमण कर दिया महमूद गजनबी के ऊपर,
तो किसी तरह महमूद गजनबी अपनी जान बचाया और पहुंचा। उसके बाद उसको लगा कि हम पहुंच तो गए, लेकिन उसका स्वाभिमान नहीं गया, इसलिए जाटों से बदला लेने के लिए वो फिर भारत आता है और अपना अंतिम आक्रमण करता है 1027 ईस्वी में। 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों से बदला लेने के लिए मोहम्मद गजनबी भारत में अपना अंतिम आक्रमण करता है। अपना अंतिम आक्रमण करता है 1027 ईस्वी में। कुछ क्षेत्रों में महमूद गजनबी ने भी आक्रमण किया तो वहां सिक्के भी चलवाए। इसको ऐड कर दें, नोट कर दिया, नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए। सिंध के जाटों से बदला लेने के लिए मोहम्मद गजनबी ने भारत में अपना क्या किया, आक्रमण कर दिया। ये देखिए अंतिम आक्रमण कर दिया। अब इसको करते हैं। इसने भी देखिए, इसने भी कुछ सिक्का चलवाया, भारत में सिक्के चलवाए। तो लिख लीजिए महमूद गजनबी के सिक्के, महमूद गजनबी के सिक्के दहलीवाल नाम से जाने जाते थे। दहलीवाल, दहलीवाल, और ये सोने का सिक्का था। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सोने का सिक्का। सिक्के पर घोड़े एवं नंदी की आकृति थी। सिक्के पर नंदी की आकृति होती थी। सिक्के पर संस्कृत शब्द लिखा हुआ है। महमूद गजनबी ने पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ये उसमें सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सुल्तान की उपाधि धारण की थी महमूद गजनबी ने, और इसको मान्यता दी थी खलीफा ने। खलीफा मुस्लिम धर्म गुरु होते थे। खलीफा सुना है? हाँ, देखिए इस्लाम धर्म में जो उनके सबसे बड़े प्रवक्ता, क्या नाम उनका? पैगंबर साहब, सुना है?
पैगंबर साहब के बाद 4 बड़े बड़े उनके गुरु हुए, खलीफा हुए। तो वैसे ही उस समय खलीफा होते थे, वो धर्म गुरु होते थे। वो किसी एक जगह के नहीं होते थे, वो किसी एक देश के नहीं होते थे, वो फेमस थे, कई जगह मान्यता देते थे। तो वैसे ही उस समय बगदाद के खलीफा थे, उनसे मान्यता प्राप्त कर लिया। वो धार्मिक रूप से राजा मान्यता प्राप्त करता था। लिख लीजिए, महमूद गजनबी का सरकारी इतिहासकार कुतुबी था। सरकारी इतिहासकार कुतुबी था, कुतुबी। सर, जी, सुल्तान शब्द का मतलब क्या है? सुल्तान मतलब होता है कि संसार का सबसे, क्या कहते हैं, विजेता। तो ठीक है, सबसे ताकतवर है, हाँ, विश्व विजेता सुल्तान। इसीलिए ये लोग सुल्तान अपने को कहते थे, उपाधि धारण करते थे। जो राजा बैठते थे वो अपने को सुल्तान कहते थे। और गुरु, धर्म गुरु से इसकी मान्यता लेते थे कि कोई उनका विरोध ना करे। इसलिए महमूद गजनबी ने भी यही काम किया और मान्यता प्राप्त कर दी। इसको ऐड करते हैं। देखिए, इसके काल में लिख लीजिए, अल-बरूनी को लिखा है नहीं आपने? अल-बरूनी का लिख दिया। अल-बरूनी ने महमूद गजनबी के काल में, ये काल में भारत की यात्रा की थी। इनकी पुस्तक अरबी भाषा में किताबुल हिंद, वो हमने आपको लिखाया है, या तहकीके हिंद, ये किताब लिखी थी अल-बरूनी ने। विकास महमूद गजनबी के काल में एक और कवि रहता था जिसका नाम था फिरदौसी। उसने शाहनामा नामक पुस्तक लिखी थी। महमूद गजनबी ने कहा था कि उसके प्रत्येक छंद के लिए वो उसको सोने का सिक्का देगा। लेकिन जब वो किताब लिखी गई शाहनामा और महमूद गजनबी के सामने लाया गया तो वो बदल गया। उसमें चांदी के सिक्के देने की बात कही। इससे वो उसका राज छोड़कर भाग जाता है। बाद में महमूद गजनबी उसको मनाने के लिए भेजता है, लेकिन तब तक देर हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको भी लिख लीजिए। फिरदौसी ने महमूद गजनबी के काल में शाहनामा नामक पुस्तक लिखी। इतना लिख लिया तो चलिए, अब देखिए महमूद मोहम्मद बिन कासिम, हमने 2 राजा आपको बताया। कौन कौन सा बताया? अभी क्या करता है? मोहम्मद बिन कासिम और दूसरा, इनमें क्या समानता थी? इन दोनों राजा में क्या समानता थी? यानी ये आक्रमण किए और चले गए, लूट पाटे और चले गए। अभी तक तो यही हुआ ना, विदेशी आक्रमण तो शुरू हो गया, लेकिन इनका कहीं उद्देश्य नहीं था कि यहीं रह जाए, यहीं पे अपना आवास बनाए, ऐसा नहीं था। तो ये दोनों लोग तो आए और चले गए। अब ये युद्ध 1027 में महमूद गजनबी, इसके बाद लंबा गैप होता है और भारत में करीब
100 साल 150 साल बाद, लगभग 150 साल बाद आक्रमण होता है और वो होता है मोहम्मद गौरी का। यानी 150 साल तक कोई विदेशी आक्रमण नहीं करता है, ये लोग तो आए लूट के चले गए। मोहम्मद गौरी भी गौर प्रदेश का था और वो भी जनजातीय था। उसका प्रदेश भी जैसे अफगानिस्तान में वो भी पड़ता था। उसको भी ये पता चला था कि भारत में संपदा है, यहाँ पे आक्रमण किया जा सकता है, तो उसने भी प्लान बनाया। जितने लोग भारत में आक्रमण करने आते थे वो पश्चिम से ही आते थे। पश्चिम में जब आप यहाँ यात्रा करेंगे तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये पूरा फैला हुआ है, क्या है पूरा हिमालय पर्वत पूरा फैला हुआ है। और हिमालय पर्वत को काट काट कर जो रास्ता बनाया गया उसको दर्रा बोला जाता है, ठीक है। तो उस रास्ते से ये लोग भारत में आते थे और कहीं गुजरात में प्रवेश करते थे, तो कहीं कश्मीर में प्रवेश कर सकते थे, कहीं पंजाब में, कई रास्ते थे, तो भारत में आते थे। तो मोहम्मद गौरी भी जब गौर प्रदेश का रहने वाला था, मोहम्मद गौरी, इसका जो वंश था वो था सास बनी वंश या सस बनी वंश। लिख लीजिए, मोहम्मद गौरी का वंश संसबानी वंश के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम मुल्तान पर आक्रमण किया एवं विजय प्राप्त। 1175 ईस्वी में मुल्तान की विजय, 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया, पराजित हुआ। गुजरात का शासक मूल रूप देखिए, मोहम्मद गौरी ने अपना पहला आक्रमण मुल्तान पे किया, जीत गया। लेकिन 1178 में जब उसने गुजरात पर आक्रमण किया तो वहाँ का शासक मूलराज द्वितीय था, ये पराजित हो गया, चालुक वंश का था और पराजित हो गया। उसके भाई का नाम भीम द्वितीय था, मूल रूप द्वितीय, इसके भाई का नाम भीम द्वितीय था। इसको ऐड कर दें, लिख लिया आपने? लिख लीजिए। तो पहली बार मोहम्मद गौरी देखिए पराजित हो गया भारत में। 1100 मुल्तान के रास्ते जीता, फिर आया, सोचा गुजरात को भी जीत लेंगे, लेकिन यहाँ पर पराजित हो गया 1178 ईस्वी में। आप लिख लें, चलिए। अब देखिए, उसमें यहाँ पे समझने वाली चीज है, पराजित हो गया ये राजा गौरी। तो गौरी जब पराजित हो गया तो उसने अपना रास्ता बदला, पहले यहाँ से आ रहा था वो, ये देखिए गुजरात है, यहाँ वो पराजित हो गया। तब इस रास्ते को छोड़कर ये देखिए, ये है पंजाब, हिमाचल प्रदेश है, ये है पंजाब। अब वो इधर से आता है,
ऐसे घूमा और ऐसे आना शुरू किया। तो उसने सोचा कि रास्ता हम बदल देते हैं, यहाँ तो बड़ी समस्या है। तब वो रास्ता बदला और पंजाब के गोमल दर्रे से वो गया और पंजाब पहुँचा। पंजाब में उस समय गजनवी वंश का ही शासन था, मतलब गजनी वंश का एक राजा था जिसका नाम था मलिक खुसरो। तो लिख लीजिए 1184 ईस्वी में गौरी ने पंजाब विजय, पंजाब पर अधिकार किया। यहाँ का शासक मलिक खुसरो था। मलिक खुसरो था। मलिक खुसरो यहाँ का शासक था। 1184 ईस्वी में गौरी ने पंजाब पर अधिकार किया। यहाँ का शासक मलिक था। अब देखिए इसने पंजाब को जीत लिया। जब पंजाब को जीत लिया तो पंजाब से कौन सा राज सटा हुआ है? हरियाणा। हरियाणा, ठीक है। जब पंजाब को जीत लिया तो एक हरियाणा का राज सटा हुआ था। और हरियाणा से कौन सटा हुआ राज? हरियाणा के नीचे ऊपर कौन है? नीचे कौन है? पूरब में दिल्ली, दिल्ली है। हरियाणा, पंजाब, फिर हरियाणा, फिर सटा हुआ दिल्ली है। तो दिल्ली में और दिल्ली में उस समय किसका शासन था? पृथ्वीराज चौहान का। तो जब इन्होंने पंजाब जीता गौरी ने, तो हरियाणा और दिल्ली से इनका सीधे टकराव हो गया। उस समय दिल्ली का जो राजा था वो था पृथ्वीराज चौहान। तो वहीं पर एक किला था भटिंडा में। उस भटिंडा के किले को महमूद गजनवी ने जीत लिया। इसी जीतने के कारण इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है पृथ्वीराज चौहान से। और ये लड़ाई एक मैदान में आके खत्म होती है 1191 ईस्वी में। लिख लीजिए 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हो गई और गौरी की पराजय हो गई। अब देखिए पृथ्वीराज चौहान हार जीत तो लेता है लेकिन गौरी को मारता नहीं है, यही उसकी गलती रहती है। और अपना मनोरंजन में वो व्यस्त हो जाता है। इधर मोहम्मद गौरी हारने के बाद क्या है, अपना नए प्लान बनाता रहता है और फिर इनको चुनौती देता है। 1192 ईस्वी में इनका युद्ध होता है, तराइन का युद्ध। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। बाद में पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी जाती है। हसन निजामी नामक लेखक बताता है कि इसकी हत्या मोहम्मद गौरी कर देता है। तो 1192 ईस्वी में जब तराइन का इसने दिल्ली तक अपना कब्जा कर लिया, मोहम्मद गौरी ने पंजाब जीता था, अब दिल्ली तक का कब्जा और अजमेर भी इसके पास आ जाता है।
अब इसका एक 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद से चंदावर का युद्ध। जयचंद ये गहलवाल वंश का लड़का था। जयचंद से इसकी युद्ध होता है। जयचंद पराजित हो गया और मार डाला गया। जयचंद पराजित हुआ। 1194 ईस्वी में जयचंद पराजित हो जाता है और मार डाला जाता है। मोहम्मद गौरी से। वो मोहम्मद गौरी ना बता रहे हैं। मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है 1191 में। 1192 में भी पहले तो हारता है, फिर 1192 में हरा देता है और 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है। ये कन्नौज के जयचंद को पराजित कर देता है। जयचंद पराजित हुआ। जीता कौन सा? मोहम्मद गौरी। ये जो हमने लिखा गौरी और जयचंद, ये तो आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। गौरी से हुआ 1194 ईस्वी में। अब ये जीतने के बाद फिर अपने गौर प्रदेश ये भी चला जाता है, लेकिन जीतने के बाद इसके दो प्रतिनिधि रहते हैं और वो दो, एक होता था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको जीते हुए प्रदेश का वो सेनापति बना देता है, और दूसरा रहता है बख्तियार खिलजी, ठीक है। बख्तियार खिलजी को इस पूर्वी हिस्से का बनाता है इधर, और उत्तर भारत का बताता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो बाकी जो विजय होती है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही इसकी विजय होती है। तो इसको ऐड कर लें, लिख लीजिए 1196 ईस्वी में ऐबक के द्वारा अजमेर की विजय की जाती है। ग्यारह सौ 96 ईस्वी में अजमेर की विजय कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन, इसको पहले आप लिखवा दें, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बुंदेलखंड की विजय की जाती है। बुंदेलखंड का शासक परमार्दी देव, ये बुंदेलखंड या इसको ब्रैकेट में मावर कह लीजिएगा। मावर यानी आज को महोबा जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये 1202 ईस्वी में ऐबक, गौरी नहीं रहता है, लेकिन कौन जीतता है? ऐबक के द्वारा। ऐबक देखिए उसकी उत्तर भारत में तो घर पे जाके वहां गौर प्रदेश में है, लेकिन ऐबक यहाँ छोटी छोटी उसका जीत रहा है। राजा गौरी ही रहता है, लेकिन जीतता कौन है? ऐबक। इसको नोट कर लीजिए, हो गया सर। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बुंदेलखंड की विजय की जाती है।
इसके बाद ऐबक ने तो इसकी जीत उत्तर भारत की कर दी। इसका एक और सेनापति है जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने इसकी 2 विजय की, बिहार की और बंगाल की। तो लिख लीजिए, मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी के द्वारा बिहार की विजय की जाती है। बिहार में नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तोड़ दिया जाता है। ये बख्तियार खिलजी मतलब तोड़ के विक्रमशिला को जला भी दिया जाता है, नालंदा को तोड़ दिया, खंडित कर दिया जाता है, या ब्रैकेट में कहती लिख दीजिएगा जला दिया जाता है। चलिए आप विक्रमशिला विश्वविद्यालय को, ठीक है। तो ये तोड़ या विक्रमशिला को तो माना जाता है कि वो जला देता है, लेकिन नालंदा को खंडित कर दिया है। ये दोनों विश्वविद्यालय, ये इसका देखिए सेनापति था बख्तियार खिलजी। बिहार जाता है, अब जाता है वो बंगाल। अब आप बताइए, हम पढ़ा चुके हैं, बंगाल का राजा कौन था उस समय जब ये जाता है? बंगाल का एक राजा था और बख्तियार खिलजी अब आता है उस पर आक्रमण करने के लिए। उस राजा का क्या नाम था? लिखवाया है 2-3 दिन पहले, जब हम आपको छोटे राजा लिखवा रहे थे। किस वंश का शासक था उस समय? तो सेन वंश का। सेन वंश का था। लक्ष्मण सेन राजा था, लक्ष्मण सेन, ठीक है, लक्ष्मण सेन था। लिख लीजिए, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बंगाल का शासक लक्ष्मण सेन था। बख्तियार खिलजी के द्वारा नदिया राजधानी नदिया पर अधिकार कर दिया जाता है। राजधानी जो नदिया है बंगाल की 2 राजधानियां थी। नदिया इसकी उस समय राजधानी थी, लेकिन उसके बाद लक्ष्मण सेन अपनी राजधानी बदल देता है, लखनऊ बना देता है। उसके पहले भी एक राजधानी गौड़ भी होती थी, तो ये नदिया वो राजधानी बना देता है। देखिए इसका थोड़ा सा, इसको बंद कर दिया।
इसके देखिए कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है, वो हम आपको कल बता देंगे। तो देखिए मोहम्मद गौरी का अंतिम समय है, वो हम कल लिखवा देंगे। ठीक है, चलिए।